गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीआईएल का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूएनओ एंड इट्स ऑर्गन्स। जो ये टॉपिक है यूनाइटेड नेशन का जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको जहां से क्वेश्चन बने हैं वो भी साथ साथ में बताती चलूंगी, और कहाँ क्या चीज आपको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करनी है वहां पर आप अपना रेड पेन से या ग्रीन पेन से, ब्लैक पेन से आप वहां पर हाईलाइट भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज बार बार पूछी जाती है। इस जो टॉपिक से काफी आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं यूएन चार्टर के, यूएन चैप्टर के नाम से भी आपको हेडिंग पूछी जाती है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। ठीक है, तो वो सब भी मैं आपको जब ये चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के लास्ट में सारा यूएन जो चार्टर है उसके अंदर क्या क्या आर्टिकल्स है, क्या क्या चैप्टर है, उनकी हेडिंग क्या, वो सब भी लिखवाऊंगी क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो यूएनओ से पहले एक बॉडी होती थी जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था। मैंने आपको बताया था इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, और इसको चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो फर्दर वर्ल्ड वॉर होने वाले हैं उनको रोकना और इंटरनेशनल जो पीस और सिक्योरिटी उसको मेंटेन रखना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, जो लगभग 6 साल चला था, उसके होने के बाद जो ये लीग ऑफ नेशन था ये डिसोल्व हो गया, क्योंकि इसका जो पर्पस था वो यही था कि जो फर्दर वर्ल्ड वॉर है उन्हें रोकना है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो इसका पर्पस ही खत्म हो गया, तो वो डिसोल्व हो गया। इसके डिसोल्व होने के बाद, लीग ऑफ नेशन के डिसोल्व होने के बाद कई सारी ट्रीटीज हुई, ऑर्गेनाइजेशंस हुई, जिन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, उनको याद रखने के ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, पहले लंदन डिक्लेरेशन हुई थी 1941 की, उसके बाद अटलांटिक चार्टर हुआ था 1941 का, उसके बाद वॉशिंगटन डेक्लेरेशन हुई थी 1942 की, देन लंदन डेक्लेरेशन हुई थी, मॉस्को डेक्लेरेशन हुई थी 1943 की, डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 की, और याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, और फिर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में। तो ये जो कुछ ट्रीटीज हैं ये लीग ऑफ नेशन के डिसॉल्व होने के बाद हुई थी, जिन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है, या हम बोल सकते हैं कि यूएनओ के स्टैब्लिश होने से पहले ये कुछ ट्रीटीज हुई थी। ठीक है, देन फाइनली जब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी तब यूएनओ को स्टैब्लिश किया गया था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी ये हिस्ट्री लिख लेते हैं हम, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे इस टॉपिक को। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है यूएनओ एंड इट्स ऑर्गन्स। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ यूएनओ, बिफोर यूएनओ there was a body named League of Nations. Also known as Child of First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? ये हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, लगभग ये 4 साल 4 महीने चला था। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था लीग ऑफ नेशंस का? पर्पस क्या था इसका? टू प्रिवेंट फर्दर वर्ल्ड वॉर।
it established for maintaining international peace and security. एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये था इसका पर्पस। उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, क्योंकि इसका जो पर्पस था फर्दर वर्ल्ड वॉर को होने से रोकना, वही खत्म हो गया था। तो बट देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? मैंने आपको बताया 1939 से लेकर 1945 तक, लगभग 6 साल चला था ये। एंड द पर्पस ऑफ लीग ऑफ नेशन, पर्पस ऑफ लीग ऑफ नेशंस comes to an end and it dissolved। ठीक है, आफ्टर लीग ऑफ नेशंस many treaty held। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट है लंदन डिक्लेरेशन 1941। The second one is Atlantic Charter, (1941). थर्ड है द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, (1942). The fourth one is the Moscow Declaration, और ये कब हुई थी? 1943 के अंदर। और फिफ्थ क्या हुई थी? डम्बर्टन नॉक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस 1944। सिक्स्थ हुई थी याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945। एंड जो लास्ट वन हुई थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945। तो ये 7 ट्रीटीज हुई थी लीग ऑफ नेशन के डिसॉल्व होने के बाद, या हम बोल सकते हैं यूएनओ के स्टैब्लिश होने से पहले। देखो, इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है। इनका जो अडॉप्शन है वो भी आपको याद रखना है, जो ईयर ऑफ अडॉप्शन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने की जो ट्रिक है, क्योंकि दिखने में आसान लग रहा है याद रखना, लेकिन है बहुत मुश्किल इन सबको याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इनको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको ये सातों की सातों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रहे। ट्रिक क्या है? लोगों ने लॉन्ड्री में एटलास की वॉशिंग मास्क करके डंब यात्रा की
यूएनओ की फ्री में। ठीक है, तो ये ट्रिक है किसकी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने की ट्रीटीज को। कैसे, देखो लोगों से तो हो जाएगा कि ये लीग ऑफ नेशन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लॉन्ड्री से होगा लंदन डेक्लेरेशन। पहली जो हमारी ट्रीटी थी वही थी लंदन डेक्लेरेशन की 1941 की। उसके बाद था अटलांटिक चार्टर 1941 का ही, एटलास से होगा अटलांटिक चार्टर। ठीक है, उसके बाद होगी वॉशिंगटन डेक्लेरेशन, वॉशिंग से, जो हुई थी 1942 के अंदर। वॉशिंगटन डेक्लेरेशन। और मास्क से होगा मॉस्को डेक्लेरेशन, जो की हुई थी 1943 के अंदर, मॉस्को डेक्लेरेशन। थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू बात करेंगे। डम्ब से होगा डम्ब बर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 1944 के अंदर, डम्बर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। यात्रा से होगा याल्टा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और फ्री से होगा सैन फ्रांसिस्को। सिस्को कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और यूएनओ से होगा कि यूएनओ के स्टैब्लिश होने से पहले ये कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ठीक है, तो आपको एक ही ट्रिक से सारी जो हमारी ट्रीटीज हुई थी वो सारी याद हो गई। ठीक है, और ये ट्रिक आपको याद रखनी है ताकि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चुटकी में आंसर कर दे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यूएनओ के बारे में कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसका पर्पस क्या था, ये सब हम बात करेंगे। तो देखो यूएन को फाउंड किया गया था 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, जो चार्टर ऑफ यूएन है इसको जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में उसमें अडॉप्ट किया गया था। जो स्पेसिफिक डेट है वो 26 जून 1945, जो कि आपको याद रखनी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चार्टर ऑफ यूएन है उसको सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 26 जून 1945 को अडॉप्ट किया गया था। और इसके अंदर सबसे जो मेंबर्स थे वो थे 51 कंट्रीज। ठीक है, 51 कंट्रीज ने मिलकर ये जो यूएन का चार्टर है इसको रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि जो ओरिजिनल मेंबर्स थे यूएन के वो कितने थे, 51 कंट्रीज थे, 51 स्टेट्स थे। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। उसके बाद जिनमें से एक ये भी याद रखें कि इंडिया भी वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूएन, जो 51 कंट्रीज में थे उनमें से इंडिया भी एक मेंबर था। अब ये चार्टर को अडॉप्ट तो किया गया था 26 जून 1945 को, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, एनफोर्स कब हुआ था, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, डेट ऑफ अडॉप्शन भी आपको याद रखनी है और डेट ऑफ एनफोर्समेंट भी आपको याद रखनी है। अब जो यूएन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको याद रखना है। और जो नेम है, ये जो टर्म है यूएन, इसको सबसे पहले सजेस्ट किया था अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, और ये पूछा जा चुका है, अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया था 2023 के अंदर। तो आप ये याद रखेंगे कि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है उन्होंने इस टर्म को सजेस्ट किया था। तो यहाँ तक लिखते हैं, उसके बाद हम इसके ऑर्गन्स की बात करेंगे, कितने ऑर्गन्स हैं और कैसे कैसे कौन से आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यूएन वाज फाउंडेड। एक एक चीज, एक एक स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
चार्टर ऑफ यूएन was adopted in San Francisco conference on 26 जून 1945 को। ठीक है, तो इन जून 1945, तो ये डेट ऑफ अडॉप्शन है, आपको याद रखनी है। जून 1945 में यूएन चार्टर वॉज drawn up by representative of 51 countries। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे, सो 51 states were original members of UN and India was also one of them, one of its members। ठीक है, तो ये है हमारा कि 51 स्टेट्स इसके मेंबर थे। इसके बाद इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट की बात करते हैं हम। दिस चार्टर बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 24 अक्टूबर 1945। तो ये डेट आप याद रखेंगे। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। The name United Nations suggested by American President Franklin D. रूजवेल्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ स्टेटमेंट्स यूएन के बारे में जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं यूएन के जो ऑर्गन्स है उनके बारे में, कितने ऑर्गन्स है और कौन से आर्टिकल में उन्हें मेंशन किया गया है। तो देखो, आर्टिकल 7 ऑफ यूएन चार्टर के अंदर 6 ऑर्गन्स दिए गए हैं हमारे यूएन के। तो क्या क्या है वो? पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है सेक्रेटरीट, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है इकोसोक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड छठा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे। तो ये याद रखना कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है जिसे आर्टिकल 7 में मेंशन किया गया है। और साथ में आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर के अंदर किस जो ऑर्गन है उसके बारे में बात की गई है। तो ये भी हम साथ में ही लिख लेंगे ताकि आपको यहाँ से याद हो जाए, क्योंकि ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है। ठीक है, कि इस चैप्टर के अंदर कौन से ऑर्गन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ से आपको 3 चीजें याद रखनी है कि कितने ऑर्गन्स हैं, उनके नाम, और कौन से आर्टिकल में इन्हें मेंशन किया गया है, सारे जो नाम हैं इनके कौन से आर्टिकल में दिया गया है, और इन ऑर्गन से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं उनके नाम, और कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो चलिए ये चीज हम लिखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सो देयर आर 6 प्रिंसिपल organs of UNO।
जिन्हें आर्टिकल 7 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, पहला है जनरल असेंबली, जिसे चैप्टर 4 के अंदर मेंशन किया गया है, चैप्टर 4, और इसके अंदर सेक्शन आते हैं 9 से 22। नेक्स्ट जो हमारा है वो आता है हमारा, सॉरी सेक्शन नहीं, आर्टिकल। आर्टिकल 9 से 22। दूसरा आता है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको चैप्टर 5 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 23 से 32। उसके बाद थर्ड आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे चैप्टर 10 में मेंशन किया गया है। इसके अंदर आते हैं आर्टिकल्स 61 से 72। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फोर्थ ऑर्गन की। फोर्थ ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसके बारे में बात करता है चैप्टर 13, आर्टिकल 86 टू 91। ठीक है, हमारा जो फिफ्थ ऑर्गन है वो आता है सेक्रेटरीट, जिसके बारे में बात करता है चैप्टर 50। नहीं, इसके बाद जो हमारा ऑर्गन आता है अगला आईसीजे, क्योंकि हम अगर चैप्टर वाइज लिख लेते हैं तो ये हमें याद रखने में इजी होगा, क्योंकि अगर वहां पर ये भी पूछ लिया जाए चैप्टर वाइज तो आपको यहां से याद रखा जा सकता है। उसके बाद आता है आईसीजे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे चैप्टर 14 में मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल। क्या हो रहा है, जितनी गलतियां हो रही है। नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में चैप्टर 14 बात करता है, और इसके अंदर आर्टिकल दिए गए हैं 92 टू 96। ठीक है, हमारा जो लास्ट ऑर्गन है वो है सेक्रेटरीट, जिसके बारे में चैप्टर 15 बात करता है, और इसमें मेंशन है आर्टिकल 97 टू 101। तो ये हमारे 6 ऑर्गन्स थे जो आर्टिकल 7 के अंदर मेंशन किए गए हैं यूएनओ से रिलेटेड। उसके बाद जो आर्टिकल 22 है उसके अंदर यूएन मेंशन किया गया यूएनओ के सब्सिडरी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। ये आर्टिकल का नाम पूछा जाता है, यहाँ से स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा चुका है, या फिर आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि जो यूएनओ के सब्सिडरी ऑर्गन्स है वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किए गए। तो आपको याद रखना आर्टिकल 22 इसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 22, there are other subsidiary organs of UN also। ठीक है, उसके बाद इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें
तो जैसे 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उसी तरह 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी आपको याद रखनी है। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो यूएनओ हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसमें पहली है इंग्लिश, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी है चाइनीज, फोर्थ है अरेबिक, फिफ्थ है रशियन और सिक्स्थ है स्पेनिश। तो ये 6 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूएन की, जो कि आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो चैप्टर 2 की तरफ, मेंबरशिप ऑफ यूएन। इसके बारे में जो यूएन चार्टर है वो चैप्टर 2 बात करता है उसका, और आर्टिकल 3 से 6 इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसमें आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑफ यूएन के बारे में अगर हम लिखते हैं कि यूएन में जो कंट्रीज है उनको मेंबरशिप कैसे मिलती है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। तो ये याद रखना कि इसके बारे में चैप्टर 2 बात करता है आर्टिकल 3 से लेकर 6। तो आपको याद रखने कि इसके ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे यूएन के, 51 जो मैंने आपको बताया था, और अभी प्रेजेंट में इसके कितने मेंबर्स है, वो है 193 कंट्रीज। ठीक है, और आर्टिकल 5 बात करता है कि जो यूएन के मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, और आर्टिकल 6 बात करता है कि जो एक्सपल्जन है मेंबर्स का वो कैसे होगा यूएन से। ठीक है, तो ये लिखते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इट्स ओरिजिनल मेंबर्स कितने, 51 कंट्रीज इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं। नाउ इट्स मेंबर्स आर 193 कंट्रीज। यहाँ हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की हेडिंग क्या है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल 5 और 6 की हेडिंग्स, मेंबर्स ऑफ यूएन, जबकि आर्टिकल 6 बात करता है एक्सपल्जन ऑफ अ मेंबर फ्रॉम यूएन। फ्रॉम द यूएन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं। देखो, अगर कोई भी कंट्री यूएन की मेंबर बनती है तो उसको एडमिट करता है जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली का काम है किसी भी कंट्री को एज अ मेंबर ऑफ यूएन एडमिट करना, लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल की 2/3 मेजोरिटी की रिकमेंडेशन पर ऐसा करता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। और कुछ कंट्रीज को जो जनरल असेंबली है वो ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड करती है। जैसे 2 कंट्रीज है जिनको 2 नॉन मेंबर कंट्रीज जिनको परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। एक तो है पैलेस्टाइन है और दूसरा है होली सी, जिसको वेटिकन सिटी भी बोलते हैं। तो इन 2 कंट्रीज, 2 नॉन मेंबर कंट्रीज है जिनको परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। अब परमानेंट जो ऑब्जर्वर स्टेटस है, इन कंट्रीज के पास कुछ राइट्स होते हैं। क्या क्या राइट्स है वो, पहला तो ये मीटिंग्स के अंदर अपने ओपिनियंस प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये किसी रेजोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मैटर में इनको वोट करने का राइट नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 ऐसे राइट है जो ऑब्जर्वर कंट्रीज के पास होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ ये लिखते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जनरल असेंबली, ये जो स्टेटमेंट है कौन एडमिट करता है अदर कंट्रीज को, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। एडमिट्स अदर कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स
on the recommendation of 2/3 majority of Security Council. ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस की हम बात कर रहे थे। इट इज प्रोवाइडेड और ग्रांटेड बाय जनरल असेंबली only to countries. इसमें क्या क्या राइट्स मिलेंगे इन कंट्रीज को? पहला, टू स्पीक एट द मीटिंग। दूसरा, दे कैन स्पॉन्सर एंड साइन the resolutions. Third one is, but they cannot vote on resolutions and other matters. ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज को अब ये मिला हुआ है? एंड देयर आर 2 नॉन मेंबर कंट्रीज which are permanent observers. कौन कौन से? एक तो है होली सी, जिसको वेटिकन सिटी भी बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है, होली सी यानी वेटिकन सिटी। दूसरा पैलेस्टाइन। ठीक है, तो ये था ऑब्जर्वर स्टेटस के बारे में जो हमने बात की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूएनओ के फ्लैग के बारे में, फ्लैग कैसा है यूएनओ का? तो ये ब्लू कलर के अंदर है, इट इज ब्लू इन कलर। एंड emblazoned in white, and its center दिया गया यूएन सिंबल। और यूएन सिंबल क्या है? एक सेकेंड, अब दिख रही होंगी मैं स्क्रीन पर। तो यूएन का साइन क्या है? पोलर मैप ऑफ द वर्ल्ड विद ओलिव्स ब्रांचेस, इसको रिप्रेजेंट किया गया है।
ठीक है, तो ये यूएनओ के फ्लैग है। उसके बाद अगर हम यूएनओ के बजट की बात करें तो यूएनओ का बजट जनरल असेंबली एक रेगुलर बजट है जिसको जनरल असेंबली हर 2 साल में अप्रूव करती है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। बजट ऑफ यूएनओ इज रेगुलर बजट and is approved by General Assembly for 2 year periods, for 2 years period। ठीक है, और क्या क्या किस किस चीज की कॉस्ट कवर होती है इस बजट के अंदर वो भी हम लिख लेते हैं। बजट कवर्स cost of UN programs इन एरियाज, किस किस एरिया में इसके प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, जो कल अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, लॉ एंड जस्टिस, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑफेंसेस, इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑफेंसेस, या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशंस होती हैं जो डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। तो ये था हमारा यूएनओ की हिस्ट्री के बारे में और यूएनओ की मेंबरशिप के बारे में। ठीक है, तो हमने जो मेन चीजें थी इस आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली है। कल के लेक्चर के अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन और कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई एंड एक एक चीज यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एक एक स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, तो आपको वो चीजें याद रखनी है। एंड प्लीज डू लेट मी नो आपके डाउट्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में। आपके डाउट्स और सजेशन से ही हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम यूएनओ के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे।